हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। और ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को देखते हैं उन सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अब हम जो ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्वेल्थ क्लास के ही बच्चे देखें, पर ये लाइव क्लास जो है वो ट्वेल्थ क्लास के नाम से मैंने इसलिए करी है ताकि जो बच्चे भी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाएँ और उस क्लास को अटेंड करके अपने नंबर जो हैं उनमें बढ़ोतरी कर सके। बाकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है। कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है, 6th से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। तो हम जो अभी लेटर राइटिंग कर रहे हैं इसमें हमने आपके कोर्स में 4 तरह के लेटर हैं। पहला बिजनेस लेटर हमने किया, सेकेंड नंबर पे हमने ऑफिशियल लेटर किया, और अब हम थर्ड नंबर पे जो करने वाले हैं वो लेटर टू द एडिटर करने वाले हैं। और उसके बाद में हम लास्ट जो करेंगे कि वो अगर आप कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी हो तो आप अपना रिज्यूमे किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फोर्थ लेटर हम वो करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये जो लेटर टू द एडिटर है इसके अंदर हम किस किस मुद्दे पर मेन बात करने वाले हैं कि ये सोशल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो जो हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मैगजीन है, उसके द्वारा आप अगर अपनी बात जनता तक या अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप एडिटर को लेटर लिखते हैं। जब भी हम कभी लेटर लिखते हैं एडिटर को तो उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है, स्टार्टिंग की जो लाइन होती है, बाकी जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में पढ़ा। सिर्फ इसमें लास्ट का जो लाइन है जहाँ पे आप योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखते हैं उसकी जगह आपको योर्स ट्रूली लिखना है। और एक और बात आप लोग ये ध्यान रखें कि जब आप योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली लिखते हैं तो जो YOURS के ऊपर जो आप अपॉस्ट्रोफ लगाते हैं वो नहीं लगाना होता, पूरा कंप्लीट सीधा ही योर्स लिखना होता है। और योर्स के बाद में फेथफुली का जो F है वो भी कैपिटल नहीं होगा, ना सिंसियरली का S होगा और ना ही ट्रूली का T होगा। वो सब जो है वो स्मॉल केस में ही लिखे जाएंगे, यानी छोटी ABCD में ही आगे की जो बात है वो पूरी लिखी जाती है। फेथफुली, सिंसियरली और ट्रूली तीनों पूरा का पूरा कंप्लीट छोटी ABCD में ही होता है। ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि 1 नंबर मिलता है अगर आप ये लिखते हैं और उसमें अगर आप गलती कर देंगे तो वो आपका 1 नंबर कट जाता है। लेटर की जो मार्किंग है वो इसी तरह से है। अगर आपने सेंटर्स एड्रेस लिखा है तो आपका 1 नंबर हो गया, उसके बाद में अगर आपने डेट लिखी है तो आपके वापस नंबर बढ़ जाएंगे, 1 नंबर और बढ़ गया। फिर अगर आपने सही तरीके से संबोधन किया है, जो रिसीवर एड्रेस है उसको सही लिखा है, उसका पोस्ट सही लिखा है, तो फिर आपका 1 नंबर है। आगे अगर आप उसका सैल्यूटेशन सही लिखते हैं तो 1 नंबर है। सब्जेक्ट आपका सही, इस तरह से जो पूरा जो लेटर होता है वो डिवाइडेड होता है मार्किंग स्कीम के हिसाब से। जो सेंटर बॉडी है जिसमें आपको 2 या 3 पैराग्राफ में कम्युनिकेशन लिखना होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई लेटर समझ में नहीं आए और बाकी चीज़ें आपने लिखी है, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में खाली जो भी लेटर के अंदर बात आई है उतना भी आप लिख देंगे तो आपके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, 2-2.5 नंबर ही कटेंगे, बाकी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो लेटर टू द जो एडिटर है उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि आप सिंसियरली या फेथफुली नहीं लिखेंगे, योर्स ट्रूली लिखेंगे, क्योंकि आप अननोन हैं। जो एडिटर है उसके लिए बिल्कुल अननोन है और आप उसको पत्र इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप अपनी कोई बात है जो उनके द्वारा प्रकाशित करवाना चाहते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो मैगजीन हो। जैसे मान लीजिए आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में या पत्रिका में अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि मैं जो अधिकारीगण हैं उनका और जनता का इस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया है उसकी जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर अभी जो मान लीजिए कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसके बारे में आप कोई आर्टिकल देना चाहते हैं कि मैं सारी जनता से अपील करना चाहता हूं कि अभी आप लोग घबराएं नहीं, ये समय ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। यू हैव टू जस्ट ओनली टेक केयर ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो आप इससे बच सकते हैं। तो आप जो भी अपनी बात, अपने विचार मैगजीन या न्यूज़पेपर के द्वारा जनता तक पहुँचाना चाहते हैं तब आप ये लेटर लिखते हैं एडिटर को। और उसमें आप ये लिखते हैं कि आपका ये जो प्रसिद्ध अखबार है या मैगजीन है इसके इस कॉलम के द्वारा मैं अपनी ये बात जो है वो जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ, या कलेक्टर का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, या सेक्रेटरी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनके तक ये बात, अपने जो शब्द हैं वो पहुंचाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे हम लोग 2 लेटर के हमने फॉर्मेट पढ़े, वैसे इस लेटर का भी एक सिंपल फॉर्मेट है, वो मैं एक बार लिख के आपको समझा देती हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरह से अभी मैंने आपको लिखा है कि ये एक फॉर्मेट है आपका, जो आपको जब इस तरह का लेटर आप लिख रहे हैं
लेटर टू द एडिटर, तो उसमें आपको लिखना है, इसमें एड्रेस लिखेंगे आप, यानी आपका पता आ जाएगा, उसके बाद में डेट आ जाएगी, द एडिटर आ जाएगा। एडिटर मान लीजिए कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया है। सब्जेक्ट मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि आपकी लोकेलिटी में आप ये बताना चाह रहे हो कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ से ट्रक्स बहुत जाते हैं, मेरा हाईवे के पास में घर है, उस एरिया के बारे में आप ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, तो कलेक्टर का ध्यान अपनी तरफ, अपनी बातों की तरफ करना चाह रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दोगे बैड कंडीशन ऑफ दी रोड्स। मान लीजिए रोड्स की बुरी दिशा के बारे में आप लिख रहे हैं, तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर कोई और भी जो भी आपका एग्जाम में जो लेटर आता है उसके अंदर जो टॉपिक लिया होगा वो आपको यहाँ लिखना होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए बैड कंडीशन ऑफ रोड्स हैं, तो आप उसके बारे में बताना चाह रहे हो। सर के बाद आपने फिर लिखा नेक्स्ट सर, फिर आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन, कि अब आप जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या लिखना है कि आपके एक प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो कि थ्रू योर एस्टीम्ड newspaper or through your prestigious newspaper, I would like to draw attention of the collector and the people towards the bad condition of roads in my locality। तो फिर वो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन में पूरा आ जाएगा। उसके बाद में आप ये बताना चाहते हैं कि इसको देखने के बाद में कुछ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल आई थिंक सम बेटर एक्शन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज कंसर्न फॉर दिस मैटर। फिर आपने आके लिख दिया थैंकिंग यू। और ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रही थी कि आपको योर्स ट्रूली लिखना है, यहाँ पे योर्स फेथफुली भी नहीं लिखना, योर्स सिंसियरली भी नहीं लिखना। अब ये योर्स में देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये ऊपर कॉमा लगाया, मैं ये चाह रही थी देखना कि क्या पता कोई बच्चा इस चीज़ के बारे में पूछे कि मैम अभी आपने कहा था कि ऊपर आपको एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है और आपने लगा दिया, तो ये गलत है और ये हैबिट में आया हुआ है बच्चों के, तो वो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है आपको, और ना ही छोटे बड़े करने हैं। ये आपका सिर्फ एक वाई जो है वो ही कैपिटल में होगा, बाकी पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो आपका जो फ्रेज है वो आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में योर्स ट्रूली और आपका सिग्नेचर आ जाएगा और नीचे आपका नेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो लेटर हैं टू द एडिटर ये लिखने हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताती हूँ और उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अलग अलग टाइप के लेटर्स के, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए कि जो मैंने आपको बताया लेटर टू एडिटर में हम लोग 3 टाइप के जो लेटर होते हैं वो लिखते हैं। एक हमारा लेटर होता है वो सोशल होता है, यानी समाज को सुधारने के लिए, समाज में हम क्या बदलाव करना चाहते हैं उसके बारे में। दूसरा है हमारा नेशनल, अगर कोई नेशनल इशू है उसके बारे में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर हम कोई एडिटर को कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी राष्ट्रीय अगर मुद्दा है, नेशनल यानी राष्ट्रीय। और थर्ड नंबर पे है इंटरनेशनल, कि अगर इंटरनेशनली यानी अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुद्दा होता है तो उसके लिए भी हम अपने आर्टिकल्स या अपनी बात को किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के थ्रू बता सकते हैं। वैसे तो आजकल इंटरनेट के थ्रू आप ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारी जगह से अपनी बातों को कह सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ ये लेटर टू द एडिटर है, तो उसमें आप कैसे अपनी बात को रखेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जो सोशल मुद्दे हैं, उन सोशल मुद्दों में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जैसे मान लीजिए सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, तो आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम है कोई, उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क की, आपके यहाँ पे एक पब्लिक पार्क की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में, उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं। तो ये सब सोशल मुद्दे हैं, यानी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा नेशनल, यानी आपका राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं हो सकती हैं, या राष्ट्रीय स्तर पे आप क्या बात बोलना चाह रहे हैं, कि ध्यान किस बात की तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। जैसे
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया, अगर आप अपने स्टेट में करना चाहते हैं तो वो उस सोशल में इसमें आ जाएगा, सामाजिक में आ जाएगा। आप एकदम पूरा इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं, एक पूरे देश के लेवल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, तो वो नेशनल हो गया। उसके बाद में विमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी भारत के अंदर महिला सुरक्षा के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो फिर वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग की वजह से कितना प्रदूषण फैलता है, एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, कैसे उससे बचा जा सकता है, किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए, जो भी आपके विचार हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चाइल्ड लेबर, यानी जो बच्चों से, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, बाल श्रम कराया जाता है, वो गलत है। 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों से नहीं कराना चाहिए। उसके खिलाफ गवर्नमेंट को सख्त रूल्स और एक्शन लेने चाहिए। जो अधिकारी हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए। तो इस तरह अपने जो भी आप व्यूज़ हैं वो इसमें लिख सकते हैं। फीमेल फर्टिसाइड का मतलब होता है कि भ्रूण हत्या, जो गर्भ में ही जो बच्चियां होती हैं पहले उनका लिंग परीक्षण करके पता कर लिया जाता है कि लड़का है और लड़की है, और अगर लड़की होती है तो उसको माँ के पेट में ही दवाइयों के द्वारा वहीं पे ही समाप्त कर दिया जाता है, या फिर ऑपरेशन करा दिया जाता है। कुछ भी अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज़ की कर ली जाती हैं जिससे कि उस बच्ची का जन्म ही नहीं होता, तो वो भ्रूण हत्या का भी एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद में आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय व्हीकल्स, यानी जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रदूषण हो रहा है जो बड़े व्हीकल्स के कारण, उससे जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक वो बहुत ही बड़ा और ग्लोबल उस पे लेवल पे पूरी की पूरी ये बात फैली कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे फिर वो ऑड एंड इवन आउट वाला जो पैटर्न है वो भी वहाँ पे अप्लाई किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत सारी नई नई स्कीम्स भी चलाई गई। और कार पूलिंग का जो सिस्टम है ये भी उसी समय से ही ज़्यादा उसमें एनहेंस हुआ, ज़्यादा देखने में आया, क्योंकि जिन लोगों के पास मान लीजिए ऑड नंबर का डे है और इवन नंबर की गाड़ी है तो वो कैसे जाएगा, तो वो किसी न किसी के साथ गए। तो इस तरह से कार पूलिंग जो मैंने आपको पढ़ाया 10th क्लास में के बच्चों को मैंने पढ़ाया था रोड सेफ्टी में, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर हुई। उसके बाद में आपका ये हो गया। अब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपके सोशल भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। तो मुद्दे इस टाइप के होते हैं जैसे द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स की। आजकल बच्चों के ऊपर जो इंटरनेट और मोबाइल का जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा पड़ रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है, और आज की दुनिया में हम उसके बिना भी नहीं रह सकते। तो हम बच्चों को सुरक्षित करते हुए उनको इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताते हुए कैसे अपने बच्चों को सही मार्ग पर ला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा सारा दिन इंटरनेट देख रहा है वो कोई गलत ही चीज़ देख रहा होगा, वो कोई पढ़ने की भी देखता है। कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वहाँ पे वीडियोस वगैरह देख के वो कई चीज़ें सीखते भी हैं, अपने आप को एक्सप्लोर भी करते हैं। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। इंटरनेट बहुत अच्छा अगर यूज़ करते हैं आप, तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। आपके जिस चीज़ में रुचि है उसके बारे में आपको हज़ारों तरह के आइडियाज़ मिल जाते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपकी जो क्लास हो रही है ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही हो रही है, और इतने सारे बच्चे गांव-गांव से जुड़े हुए हैं जो इस चैनल पे पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा है, पर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बच्चों को पहले से ही जागरूक कर दिया जाए, कुछ इस तरह के आर्टिकल्स मैगजीन्स में निकाले जाएँ या न्यूज़पेपर्स में निकाले जाएँ एडिटर्स की मदद से, तो ये बहुत अच्छा एक कदम होगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही मुद्दा है। उसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड मल्टीमीडिया, टीवी का और मल्टीमीडिया का क्या असर है, वही सेम बात हो गई इंटरनेट वाली। आजकल लोग डिश टीवी और एंटीना वाला तो सिस्टम खत्म ही हो गया, ज़्यादातर सब लोग जो है वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन वगैरह पे सब पे इस तरह के जो सीरियल्स वगैरह हैं या कहानियाँ हैं या मूवीज़ हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्री है, हर एक चीज़ वो नेट के थ्रू ही देखना शुरू हो गए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ हैकर्स, यानी जो हैक कर लेते हैं कंप्यूटर्स को और आपके मोबाइल के अंदर से पूरा जो डाटा है उसको हैक कर लेते हैं, या मान लीजिए बैंक डिटेल्स आपकी हैक हो जाती हैं, लोगों के अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। खाली ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा होता है, ग्लोबली ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है जिसके बारे में आप कोई अपने व्यूज़ प्रस्तुत कर सकते हैं। अबाउट द ओलंपिक गेम्स एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि जैसे कोरोना की वजह से ओलंपिक गेम्स जो हैं वो आगे हो गए थे, और वैसे तो 4 साल के बाद में रिपीट होते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी करी उनके लिए मानसिक रूप से उनको स्ट्रॉन्ग रखना, उनको एनहेंस करे रखना, ये बहुत बड़ा एक मैटर हो गया है जो सामाजिक भी है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है। तो हमें उन बच्चों की स्थितियों के बारे में भी समझना चाहिए कि वो बच्चे जो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बीच में उनकी तैयारी रुक जाती है, लॉकडाउन हो जाता है, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर बनता होगा, उनको किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आप कोई आर्टिकल
लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स होते हैं जो हम एडिटर को लिख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा बुक्स में कि इस तरह से टेबल बना के समझाया हुआ। ये सिर्फ मेरा समझाने का मकसद इतना ही है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इस लेटर में तो ये पूछ लिया, इसमें ये पूछ लिया, मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। तो वो चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो मुद्दा वो नेशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। वो तो आपको जो एग्जाम में लेटर आता है उसको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, और ये आपको कहीं लिखना नहीं होता कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है या ये सोशल मुद्दा है या ये नेशनल मुद्दा है। अगर समझ में आ जाए तो आप लिख दोगे, तो आपकी एक लाइन उसमें आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये फीमेल फिटिसाइड का जो प्रॉब्लम है ये आप लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको कि ये हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये जांचें होती हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और आज के टाइम में मेल और फीमेल बराबर है, इस तरह से जनता को जागरूक करना चाहिए। हमारे एजुकेशन के अंदर जो हमारी बुक्स हैं उसमें इस तरह के चैप्टर्स होने चाहिए। नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो पुरानी पीढ़ी है जिनमें जनरेशन गैप आ गया है, जिन्होंने जैसा सुना था जैसा सीखा था वो उसी पे ही टिके हुए हैं, तो उनकी आंखें खोलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको दिखाना पड़ेगा कि अब लड़कियां हर जगह हर फील्ड में आगे हैं, तो हम उनका माइंड सेटअप चेंज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जैसे जैसे याद आए आप लिख सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप एग्जाम में कोई भी आंसर लिखते हैं तो आपका माइंड क्या है, एक जगह जाके जैम हो जाता है। आपको यही समझ में नहीं आता, अरे इसमें तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। होता है ना, ऐसा होता है या नहीं होता? फटाफट टाइप करके बताओ कि होता है या नहीं होता। कि एक पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ ही दे दिया कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में लिखो, लेटर की बात छोड़ देते हैं, तो आप उसके ऊपर भी ना 5-7 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू करेंगे ना तो इतने आइडियाज आ जाएंगे कि उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो बस खाली यही प्रॉब्लम आएगी कि मैडम इसको हिंदी में से इंग्लिश में कैसे लिखें। ये भी होता है कई बच्चों के साथ में कि उनके दिमाग में आइडियाज बहुत होते हैं बट दे कैन नॉट राइट प्रॉपरली इन इंग्लिश। तो वो सोचते हैं कि अब यहाँ तो मैं अटक गया, अब मैं यहाँ पर आगे कैसे लिखूं। तो उसका भी हम समस्या का समाधान करेंगे। एक बार आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, अभी तो याद कर लीजिए कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइनें याद करिए, लिख लिख के रट लीजिए, क्योंकि अभी तो पेपर देना एकदम सिर के ऊपर पेपर आपका आ गया है। और उसके बाद में फिर जब आप एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूंगी, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये मैं ऐसे आपको कोई गारंटी नहीं दे रही कि आप 10 दिन में अंग्रेजी सीख लेंगे, 1 महीने में अंग्रेजी सीख लेंगे, या आप 15 डेज में मैं आपको अंग्रेजी में एक्सपर्ट बना दूंगी। ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कितना जल्दी लर्न करने की। कोई बच्चा 1 महीने में भी सीख सकता है, कोई 15 दिन में भी सीख सकता है, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल भर भी लग सकता है। तो इट डिपेंड्स। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जल्दी सीखता है वो अच्छी सीखेगा, जो लेट जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो कम सीखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। जैसे कि हम अपनी मातृभाषा कैसे सीखते हैं, सुन सुन के ही सीखते हैं ना, तो वैसे ही मैं आपको लिख लिख के अंग्रेजी नहीं सिखाऊंगी, आपको सुना सुना के अंग्रेजी सिखाऊंगी, ताकि आप सुन सुन के उन वर्ड्स को अपने दिमाग तक वो पहुंचे और आपको उनको बोलने का तरीका आए, आप उनको खुद प्रैक्टिस करें मेरे पीछे पीछे बोल के, तो वो आप बोल पाएंगे। हम इसीलिए इंग्लिश में कमज़ोर हैं क्योंकि हमारा माहौल नहीं है आसपास का अंग्रेजी सीखने का। हमारे घर में कोई एक जना भी इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता है। आज अगर हम देखें तो अगर आप मान लो स्कूल से पढ़ के गए, उसके बाद में एक सेंटेंस भी आप किसी के सामने नहीं बोल सकते। अगर बोलने की कोशिश करोगे तो बोलेंगे ओहो बेजा अंग्रेजी आ रही है, बहुत अंग्रेज बन रहे, रेंट दे देखे रहा है तो बहुत बड़े है। तो ऐसे करके कोई मजाक बना देगा, कोई कुछ बोलेगा कि आजकल तो बड़ा अंग्रेज हो रखा है। तो हमें इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना ही नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, हमें तो वही सीखना है। मैं आपको बाद में अपने किस्से भी बताऊंगी कि मैंने कैसे इंग्लिश बोलना सीखा। मुझे भी 9th क्लास तक इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, सिर्फ पढ़नी ही आती थी। और सरकारी स्कूल में ही मैं पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट केवी में पढ़ी हुई हूँ, पर मैंने इंग्लिश सीखी 9th क्लास में आने के बाद में बोलना, और बहुत जल्दी सीख ली। 2-3 महीने में मेरे को इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छे से आ गई थी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रही जहाँ चारों तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते थे। तो क्लास में भी इंग्लिश, प्ले ग्राउंड में भी इंग्लिश, सब जगह इंग्लिश बोलेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। और जब आप खुद अकेले ही सीखने वाले हों तो आप वैसे सीख सकते हैं। एक बच्ची है जानवी नाम की, आप उसका वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने वीडियो देख देख के ही नेट पे से देख देख के प्रोनाउंसिएशन, लहजा और अलग अलग तरह के जो किस तरह से प्रोनाउंस करना है ब्रिटिश
और अमेरिकन, दोनों एक्सेंट उसको आते हैं। साथ में उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीखी हैं सिर्फ इस इंटरनेट की मदद से ही। आप लोग भी करिएगा पर एग्जाम के बाद में। तो अभी ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली कि लेटर टू एडिटर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर हमारे को जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो हम अपना रिज्यूमे कैसे तैयार करें। रिज्यूमे का मतलब होता है कि आपका पूरा का पूरा उसमें लेखा जोखा होता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका मेल एड्रेस क्या है, और आपने अभी तक क्या क्या एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, कैसा आप काम कर सकते हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो उसका भी एक फॉर्मेट है। चलिए हम उस फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, अभी जैसे अब हमने बात करी थी कि हम एप्लीकेशन फॉर जॉब के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से लिखा जाता है। एप्लीकेशन, अगर आप जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं और उसकी अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो जो उसका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो बाकी के जो लेटर्स के लिए पढ़ा। जो ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट था वो आपका पहले लगता है कवरिंग लेटर के रूप में। उसके बाद में आप अपने बारे में बताते हैं। जो आपका रिज्यूमे होता है वो, ये रिज्यूमे भी दो तरह का होता है। रिज्यूमे में वो पूरी की पूरी डिटेल्स आती हैं आपके बारे में कि आपके बारे में जो व्यक्ति जानना चाहता है कि आप अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका नाम है, क्या आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो वो सारी डिटेल्स इसके अंदर आती हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है ये दो तरीके से लिखा जाता है, इंक्लूडिंग सीवी या रेज्यूमे। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको सीवी भी बोल सकते हैं या आप उसको रेज्यूमे भी बोल सकते हैं। सीवी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है करिकुलम वाइटे। तो आपको या तो सीवी के आप लिखते हैं एनक्लोज सीवी या फिर आप लिखते हैं एनक्लोज रिज्यूमे। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लिखने का तरीका अलग है। अगर आप सीवी के रूप में देना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप ये लिख रहे हैं कि आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूमे, तो रिज्यूमे का एक फिक्स पैटर्न है, वो ये वाला होता है। तो ये दोनों चीज़ों के जो खाली जो कहते हैं ना फॉर्म का टाइप है वो डिफरेंट है कि रिज्यूमे किस तरह से लिखा जाएगा और सीवी जो है वो किस तरह से लिखी जाएगी। कभी भी जब भी आप अपना रिज्यूमे लगाते हैं तो उसमें आप अपनी उम्र नहीं लिखेंगे, आप अपनी जाति नहीं लिखेंगे, आप अपनी नेशनैलिटी नहीं लिखेंगे उसके अंदर। ये सब चीज़ें उसके अंदर काउंट नहीं होती हैं। यानी आपको ना तो अपनी जाति के बारे में बताना है, ना आपको उम्र के बारे में बताना है, और ये सब चीज़ें आपको उसमें नहीं लिखनी। सिर्फ ये पर्टिकुलर एक फिक्स पैटर्न है जिसके बारे में आपको लिखना है। अगर स्पेशली पूछा गया है, मैरिटल स्टेटस भी नहीं लिखना, अगर पूछा गया है तो ही आप लिखेंगे, अदरवाइज यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक सबसे पहले आप नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखा जाएगा 1 नंबर, उसके बाद में एड्रेस लिखा जाएगा, फिर आपका टेलीफोन नंबर लिखा जाएगा, फिर आपका ईमेल, क्योंकि आजकल ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है तो ईमेल लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो कई बार कई रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछते। मान लो आपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछते, उनको तो उस पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो कई जगह पे नहीं पूछते, अगर पूछा है तो आप लिख सकते हैं। फिर आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप अपने बारे में जो चीज़ बताना चाहते हैं वो उसमें लिखते हैं। प्रोफाइल के अंदर आप ये लिखते हैं कि भी मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इस जगह पे काम किया है, और हमेशा जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो आपको अपनी प्रोफाइल में जोड़ना चाहिए। कि मान लीजिए किसी बैंक में आप मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और उससे पहले आप 2 जगह पे काम असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक में आपने कितने कितने टाइम तक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। तो वो आप इसमें अपनी प्रोफाइल में उसको ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपने शिक्षा कहाँ कितनी प्राप्त की है, कहाँ से प्राप्त की है, और जो भी लेटेस्ट हो, जैसे मान लीजिए आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, पीएचडी है, तो वो आप सबसे पहले लिखिए। फिर बाद में उसके बाद में धीरे धीरे आपकी जो डिक्रीजिंग डिग्रियां हैं वो सारी की सारी लिखी जाएंगी। वो वर्क एक्सपीरियंस में यानी आपको अनुभव क्या है, कि प्रोफाइल में तो आपने अपने बारे में बता दिया। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल ज़्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछा है कि मान लो प्रोफाइल में आपको ये पूछा है कि आप मैरिड हैं नहीं हैं, आप इंडियन हैं, आपकी जाति क्या है, एससी एसटी ओबीसी, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट इसमें आपके प्रोफाइल में आ जाती हैं। अगर वो सब चीज़ें पूछी नहीं है, ऑब्जेक्टिव यानी आपका उद्देश्य भी नहीं पूछा, आपकी प्रोफाइल भी नहीं पूछी, तो ये 2 पॉइंट कई बार कि कई जगह पे नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया कि यहाँ पे आप वो अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है। स्किल्स में आप वो लिखते हैं कि कौशल क्या है, मतलब किस चीज़ में आप ट्रेंड हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और आपने इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ली है, उसका स्किल का सर्टिफिकेट है आपके पास में,
आपने ITI किया हुआ है किसी जगह से तो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी जगह पे टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने रीट का एग्जाम क्लियर कर रखा है तो आप वो लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका ये स्किल पता चलता है। बीएड कर रखी है तो बीएड की डिग्री होती है एक पर्टिकुलर उस कोर्स की, तो जिस भी बीएड कर रखी है तो वो भी एक डिग्री है। तो स्किल यानी कि आपने किस चीज़ में पारंगतता हासिल कर ली है, किस चीज़ का कौशल आपको प्राप्त है, वो आप लिख सकते हैं। और इसमें उसके बाद में आ गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप लिख सकते हैं कि आपकी रुचि किस किस में है। ये जो स्किल वाला जो पोर्शन है इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देना बढ़ाना चाहूँगी इसमें, कि आपको मल्टी लैंग्वेजेस बोलना आता है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोलना आती है, आप संस्कृत बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो ये सब आपकी स्किल्स हैं, आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ताकि अगर जहाँ आपको जॉब मिल रहा है वहाँ पे इससे संबंधित कोई काम हो तो उनको पता हो कि ये व्यक्ति इस चीज़ को संभाल सकता है, ये काम उसका पहले किया हुआ है। उसके बाद में आपके इंटरेस्ट क्या है, यानी मान लीजिए आपका सिंगिंग इंटरेस्ट है, बुक रीडिंग इंटरेस्ट, जो भी आपकी रुचि हो कि आप अपने खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया। मूवीज़ देखना पसंद है आपको, घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, पहाड़ पे चढ़ना, तो जो भी आपकी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ लिखेंगे। जो लास्ट पॉइंट है रेफरेंस, इसकी ज़रूरत वैसे कम पड़ती है, लेकिन अगर मांगा है कंपनी के ने कि आप किसी का रेफरेंस अगर लाए हैं तो वो बताइए, तो आप अपने रेज्यूमे में उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि रेफरेंस का जो एक अलग से लेटर होगा कि किस उस व्यक्ति का नाम, उसकी पोस्ट और उसने जो भी उसमें लिखा है, वो लेटर आपका इस रेज्यूमे के साथ में 3rd नंबर पे अटैच होगा। पहला आपका एप्लीकेशन हो गई, 2nd नंबर पे आपका CV हो गया और उसके साथ में आपका रेज्यूमे हो गया। तो ये तो हो गया आपका रेज्यूमे, जो CV है उसको किस तरह से लिखना है। उसके बाद में अगर हम रेज्यूमे की बात करें तो रेज्यूमे में भी ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ों में सेम ही है। बस इसमें इतना है कि सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा, फिर आपका ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। मान लीजिए ये आपका पेज है तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा कि नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा। फिर यहाँ पे 2 तरह के एड्रेस पूछे जाते हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाता है और एक परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। फिर प्रेजेंट एड्रेस का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और परमानेंट एड्रेस का टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, दोनों चीज़ों की ये सेम चीज़ें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आप इन दोनों को हटा के सीधा एक सिंपल एड्रेस लिख के भी लिखेंगे, जैसे इसमें है, तो वो भी ठीक होगा। ये सिर्फ एक स्पेसिफाई करने के लिए, मान लीजिए आपके 2 एड्रेस हो, अभी आप कहीं और रह रहे हैं और परमानेंट आपका एड्रेस कोई और हो, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ऑब्जेक्टिव में फिर वापस वही आ गया कि आपका गोल क्या है, क्या उद्देश्य है आपका लाइफ में करने का। उसके बाद में फिर वापस एजुकेशन आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट अलग से दिया हुआ है इन्होंने कि अगर आपको किसी तरह का कोई सम्मान प्राप्त होया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव बीन ऑनर्ड अबाउट समथिंग, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी मुझे इस चीज़ के लिए मान लो पद्म श्री मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, कीर्ति चक्र मिला हुआ है, ये तो आर्मी वालों के हैं। बाकी और एजुकेशन से संबंधित भी बहुत सारे होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप किसी फील्ड में, तो जो भी सम्मान आपको मिले हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट में आपका आता है स्किल एंड इंटरेस्ट, कि आप किस चीज़ में आप की स्किल है और आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के आप अच्छा खासा यहाँ पे अपने बारे में पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रेज्यूमे में लिखनी होती हैं। तो जो 4th टाइप का लेटर है हमारा कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो पहला तो आपका फॉर्मेट हो गया, सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट है जैसा हमने ऑफिशियल लेटर में पढ़ा। उसके साथ एक दूसरा पन्ना लगता है जिसमें हम या तो CV लगाते हैं, साथ में ये रेज्यूमे, दोनों चीज़ें एक ही हैं। कई लोग इस पैटर्न में मांगते हैं कि मतलब कईयों का फॉर्म ऐसा होता है CV के रूप में, कईयों का रेज्यूमे के रूप में होता है। तो दोनों चीज़ों में से जो भी फॉर्म हो आप भर के उसके साथ में लगाएंगे। और अगर आपके पास में किसी और व्यक्ति का रेफरेंस है, किसी की रेफरेंस से आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप वो भी लेटर साथ में लगाएंगे अगर ज़रूरत हो तो। अगर नहीं मांगा है या आप वो उसको कंसिडर ही नहीं करते तो आपको उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर अ जॉब में कुछ किस तरह के जॉब्स होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सी आपको उसमें लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप सब लोग यस टाइप करेंगे, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, कोई पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हैं, कोई कंफ्यूजन थी, तो वो सब आप लोग लिखा कीजिए ताकि मुझे समझ में ये आ जाए जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी क्लास खत्म होने के बाद में। क्योंकि अगर बीच में कमेंट्स लेना शुरू कर देती हूँ तो वो क्लास बहुत लंबी
चले जाती है। तो जो भी आपके कमेंट्स हो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उनको मैं पढ़ के अगर उसके बारे में कुछ बताना होगा तो कल की क्लास में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो बच्चों, ये जो आपको एक फॉर्मेट में दिखा रही हूँ लेटर टू द एडिटर वाला, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने क्लास में समझाया भी था कि हम सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जब बात करते हैं और हमें किसी एडिटर को पत्र लिखना होता है तो उसका ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप देखिए कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें काम में ले रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आएगा, भेजने वाले का पता, फिर डेट के बाद में आप सबसे पहले देखिए यहाँ एड्रेस आएगा, उसके बाद में डेट आएगी, फिर द एडिटर करके और कौन से न्यूज़पेपर का वो एडिटर है या मैगज़ीन का एडिटर है वो यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सर। कम्युनिकेशन में आप यहाँ पे इस पूरे पोर्शन के अंदर जो भी आपकी बात है, जिस बारे में आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और इसमें सिर्फ एक ही चेंज था जो मैंने आपको बताया था कि इसमें योर्स ट्रूली लिखा जाएगा, फिर आपका सिग्नेचर, नाम, और अगर पोस्ट भी हो तो नीचे वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लेटर का फॉर्मेट है, ये एडिटर को जब आप पत्र लिखते हैं तो आपको इस फॉर्मेट को काम में लेना होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम कुछ लेटर्स भी डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि ये एक लेटर है, इसको आपको मैं समझा भी देती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर कोई भी लेटर आए तो आप उसको कर पाएँ। जैसे यू आर निकुंज और ऑब्लिक रानी, यानी लड़का होगा तो निकुंज लिखेगा नाम और लड़की है तो रानी लिखेंगी। राइट अ लेटर टू द एडिटर टू द हिंदुस्तान टाइम्स कमेंटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो यानी आपका नाम भी इन्होंने बताया कि आपको अपना नाम की जगह पे क्या लिखना है और लेटर किसको लिखना है। लेटर आपको यहाँ पे इसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लेटर है वो आपको एडिटर को लिखना है, टू द एडिटर। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि एडिटर को ये पत्र लिखा जाना है। और कहाँ का एडिटर है वो, हिंदुस्तान टाइम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि किसको हमें ये संबोधित करना है लेटर। और कमेंटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, की इंटरनेट और टीवी का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको ये एडिटर को पत्र लिखना है। तो अब आप जब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो वही सब चीज़ें सेम टू सेम, कि पहले आपने यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे डेट आ गई, फिर ये द एडिटर आ गया, हिंदुस्तान टाइम्स उसका पता आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, और उसके बाद में आ गया आपका सैल्यूटेशन सर। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर हो गए। अब आगे चलेंगे तो ये लेटर का जो अगला हिस्सा है उसको देखिए अब आप, कि उसके बाद में हम यहाँ से सर के बाद में हमने स्टार्ट कर दिया। अब ये जो लाइन है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। अब आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन तक ही आपको याद करना है, क्योंकि हर एक जो लेटर होता है उसमें डिफरेंट होगा, आप किसका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे इसमें तो द ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन देम, कि बच्चों के ऊपर टीवी और इंटरनेट का प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा है। मान लो यहाँ पे पब्लिक का कोई अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा हो या कलेक्टर का करना चाह रहा हो, तो जो भी जिस बारे में पत्र होता है वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे इसके आगे आ जाता है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही लिख देना चाहते हैं कि आपके एक प्रतिष्ठित और सम्मानीय जो न्यूज़पेपर है उसके द्वारा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, फिर आप अपनी समस्या उसके आगे लिख सकते हैं। फिर उसमें कुछ पॉइंट्स जो भी आपको दिमाग में आए या याद हों वो आप लिख सकते हैं। जैसे विजुअल इन्फ्लुएंस माइंड मोर देन वर्ड्स की, यानी कि शब्दों से ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका हमारे दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव
पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सब चीज़ें। टीवी इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स अ लॉट, बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे प्रभाव डालती है, क्योंकि कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे फोटोग्राफिक मेमोरी में चले जाती है। गुड टीवी प्रोग्राम्स मेक स्टूडेंट्स पॉजिटिव, अच्छे जो टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनसे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच भी डेवलप होती है। ऑब्सीन प्रोग्राम स्पॉइल देयर माइंड्स, लेकिन अगर अभद्र प्रोग्राम हम देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, तो उससे हमारा दिमाग ख़राब भी हो सकता है, हम गलत रास्ता भी पकड़ सकते हैं। इंटरनेट हैज़ मच इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट, इंटरनेट का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, यूज़फुल इंफॉर्मेशन एनलाइटन्स देयर माइंड, हमेशा वो अपने आप को एक पूरे संसार के साथ कनेक्टेड रखते हैं, उनको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं, और उससे कई एक उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये भी होता है कि उनका दिमाग जो है वो हमेशा खुला रहता है और वो नई नई चीज़ों को सीखते भी हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कैरीज देम ऑन द रॉन्ग पाथ, अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ अगर ज़्यादा ध्यान देने लगे और वो उसको सही मानने लगे, तो वो गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। स्टूडेंट शुड वॉच यूज़फुल प्रोग्राम्स एंड सर्च यूज़फुल मैटर ऑन द इंटरनेट, बच्चों को काम की जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके फ़ायदे के उनको ढूंढना चाहिए, उस जो मैटर होता है, यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राप्त करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बैन द ऑब्ससिनिटी ऑन देम, लेकिन इस तरह टीवी और इंटरनेट के ऊपर ये जो अभद्र चीज़ें दिखाई जाती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को बैन ही लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आएंगी नहीं तो बच्चे देखेंगे कहाँ से। थैंकिंग यू ट्रूली, योर्स ट्रूली, और नाम ऊपर दिया हुआ था इसलिए हमने निकुंजन रानी लिखा। तो आई होप ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में एक लेटर और करते हैं। ये देखिए एक और लेटर मैंने आपको स्क्रीन पे जो मैं दिखा रही हूँ, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि योर रेजिडेंशियल एरिया is facing sanitation problem as well as bad roads and drainage problem. Write a letter to the editor of local newspaper complaining about it. तो ये आपको लोकल न्यूज़पेपर जो है उसके एडिटर को पत्र लिखना है कि आपका जो इलाका है जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा समस्या है, सड़कें जो हैं उनके ऊपर वो भी ख़राब हैं, तो जो पानी है बरसात का वो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, और नाले जो हैं वो रुक जाते हैं, तो ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। तो देखिए सेम टू सेम वही चीज़ हम बारी बारी में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये एकदम दिमाग में सेट हो जाए कि ऊपर एड्रेस आया, फिर डेट आई, फिर संबोधित किया एडिटर को, फिर न्यूज़पेपर का नाम आया, फिर आपका उसका सब्जेक्ट लिखा और फिर आपने सर लिखा, और इसके बाद में फिर आप जो मेन पार्ट है लेटर का वो लिखते हैं। ये दूसरी तरह की लैंग्वेज वाला पत्र मैंने लिया, जैसे इसमें लिखा हुआ है थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, जो मैंने आपको कहा था ना कि 2-3 आप लाइंस याद कर लीजिएगा कि आप कैसे शुरुआत करें। थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार के द्वारा, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टू द सैनिटेशन बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स एट प्रताप नगर अलवर, यानी वो उसने अपने इलाके का नाम भी लिखा है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मुख्य अधिकारियों का कि हमारे यहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत प्रॉब्लम है और सड़कें जो हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, बरसात का पानी रुक जाता है, और ये कहाँ की बात है, प्रताप नगर अलवर का मैटर है। द क्लीनिंग स्टाफ हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, क्लीनिंग स्टाफ जो है वो एक हफ्ते से एब्सेंट चल रहा है। दे आर हीप्स ऑफ गार्बेज, हीप्स यानी ढेर, और कचरे का जो ढेर है वो इकट्ठा हो चुका है। द ड्रेन्स आर चोक्ड, और जहाँ से पानी निकलना चाहिए, जो पानी निकलने का माध्यम है वो सारे के सारे चोक हो चुके हैं, तो पानी जगह जगह भर गया है। द डर्टी वाटर स्प्रेडिंग, और वो जो गंदा पानी है वो चारों तरफ फैल रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द रोड्स हैव ब्रोकन बिकेम रफ, और दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो भी ज़्यादा बरसात के कारण टूट फूट गई हैं और रफ़ हो गई हैं। मॉस्किटो फ्लाइज इंसेक्ट्स एट्सेट्रा आर थ्राइविंग, और उसके कारण जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, वो ज़्यादा पनप रहे हैं। देयर इज़ डेंजर ऑफ एपिडेमिक, और इससे बहुत बड़ी महामारी होने का खतरा हो सकता है। आई डू होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक स्विफ्ट एक्शंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इसके खिलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। विथ थैंक्स ट्रूली योर्स, और भारती रानी। तो इस तरह से हमने ये एक और लेटर देखा कि किस तरह से हमें जो ये
लेटर टू एडिटर हैं ये लिखने हैं। और भी एक दो पत्र हैं वो मैं आपको और बताती हूँ। देखिए जैसे ये एक और लेटर मैंने लिया है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन मानसरोवर, कि मानसरोवर में अचानक से एक वाटर सप्लाई जो है वो बंद हो गई, उसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। तो वैसे ही पहले आपने सबसे पहले आप जो वही पॉइंट्स सेम टू सेम कि पहले एड्रेस आएगा सेंडर का, उसके बाद में डेट आएगी, फिर एडिटर, फिर दैनिक भास्कर उसका एड्रेस आ गया, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है ये आपने संबोधन कर दिया, सैल्यूटेशन हो गया, और फिर उसके बाद में ये आगे पूरा नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो हो गया। और इसमें हम क्या लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़ थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ आपके अखबार के माध्यम से, अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन मानसरोवर, की मानसरोवर में जो पानी की सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित है, कभी आता है कभी नहीं आता। समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ लेट एंड द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग अ बाथ, कई बार तो सुबह पानी इतना ज़्यादा लेट आता है कि बच्चों को बिना नहाए ही स्कूल जाना पड़ता है। समटाइम्स द डर्टी वाटर is unfit for drinking and small lava can be seen swimming in it, और कई बार तो पानी इतना गंदा आता है कि उसके अंदर छोटे छोटे जो जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनके जो छोटे छोटे बच्चे से होते हैं, जो लावा होते हैं, वो भी देखने को उसमें मिलते हैं। दिस कॉज अ ग्रेट ट्रबल टू द पीपल, इसके कारण बच्चे जो है हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव एंड ड्यूटीफुल, ऐसे कि आपको यहाँ पे स्टाफ लगाना चाहिए जो एक्टिव हो और जो अपनी जिम्मेदारी को समझे, जो अपने काम को महत्वता दे। ओल्ड पाइपलाइंस शुड बी रिप्लेस्ड, पुरानी पाइपलाइनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टनेस ऑफ द टाइम शुड बी मॉनिटर्ड बाय अथॉरिटीज़, और ये जो काम जिनको भी आप सौंपें उनका पूरा प्रॉपर आप निगरानी रखें ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें। केयरलेस स्टाफ में बी रिमूव्ड, और जो नाकारा निकम्मा स्टाफ है आपका उनको आपको हटा देना चाहिए। वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो संबंधित व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, वो इस बारे में कुछ ना कुछ करेंगे और प्रॉपर एक्शन लेंगे, कदम उठाएंगे। और उसके बाद में आप इस पत्र को ख़त्म करते हैं थैंकिंग यू और ट्रूली योर्स के साथ में और आपके नाम के साथ में। अब ये जो एक लाइन है ये भी आपको याद कर लेनी चाहिए, जो आप एंड में लिख सकते हैं हर लेटर में, वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स। तो एक ये लेटर, ये लाइन, और जैसे स्टार्टिंग की जो लाइन है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़ थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, या तो ये या जो पहले मैंने आपको बताई हैं, ये आपको लाइनें ज़रूर याद करनी पड़ेंगी ताकि आप अपना लेटर जो है उसको तरीके से लिख सकें। एक लेटर और हम लोग कर लेते हैं। आगे देखिए, ये चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया के ऊपर लेटर है कि जो बच्चों में भारत में जो बच्चों का शोषण हो रहा है उसके ऊपर आप सेक्रेटरी सोशल यूनियन को पत्र लिखना चाह रहे हैं। तो उसका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, सेक्रेटरी सोशल यूनियन। और फिर आपको पत्र में क्या लिखना है, एडिटर को आप पत्र लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर का एडिटर है, और सब्जेक्ट क्या हो गया, चाइल्ड अब्यूज़। तो सजेस्टिंग स्टेप्स टू बी टेकन अगेंस्ट इट, उसमें बताया भी है कि आप किस बारे में पत्र लिखेंगे, कि आप कुछ सलाह दे रहे हैं कि किस तरह के एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो बहुत सिंपल है, अब समझ में आने लग गया होगा आपको। ऊपर एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गया, फिर द एडिटर आ गया, एडिटर कौन से अखबार का उसका नाम आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया, और फिर सर यानी सैल्यूटेशन आ गया। उसके बाद में फिर हम नीचे का जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं कि मीडिया एंड न्यूज़पेपर हैव प्रूव्ड दिस डेज दैट द चाइल्ड अब्यूज़ इज़ वेरी कॉमन, कि अखबारों में और मीडिया के द्वारा हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है बच्चों का शोषण हमारी सोसाइटी में। हिडन क्राइम इन आवर सोसाइटी, जिसका पता नहीं चल रहा लेकिन ऐसा होता है। दिस क्राइम इज़ कमिटेड मोस्टली बाय एनी क्लोज और फैमिलियर पर्सन टू द फैमिली, इस तरह के जो अब्यूसेस होते हैं यानी बच्चों का जो शोषण होता है वो या तो किसी क्लोज रिश्तेदार के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा या किसी जानकार के द्वारा ही किया जाता है ज़्यादातर। दिस क्लोजनेस प्रिवेंट्स द चाइल्ड टू डिस्क्लोज द मैटर, और इस कारण से जो बच्चा है वो किसी को अपनी ये बात बता भी नहीं सकता। तो सीरियस स्टेप्स आर नीडफुल इन दिस फील्ड, इसलिए इस फील्ड में, इस मामले में
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। स्पेशली फॉर द चाइल्ड अब्यूज स्ट्रॉन्ग लॉज शुड बी इम्पोज्ड, और बच्चों के शोषण को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कठोर और स्ट्रॉन्ग जो निर्णय हैं वो किए जाने चाहिए। लोगों में जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस इज़ नेसेसरी, जो लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द फैमिली कैन एनकरेज द चाइल्ड टू ओपन माउथ। दूसरा, हम अपने बच्चों के साथ इतना क्लोज रहें कि बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको बताने की हिम्मत रखें। उसके बाद में आप लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, नाम और अगर पद है तो वो मैंने आपको बताया था वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सेक्रेटरी हैं तो इन्होंने अपना पद लिखा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट लेटर्स हमने करे। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने आज पढ़ी थी वो था आपका एक, अगर आप कहीं किसी जॉब के लिए लेटर लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, उसका ये फॉर्मेट है। जॉब के लिए जो फॉर्मेट होता है कि अगर कहीं पे आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ये फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो अब आप ध्यान से देख लीजिए। वही है, एड्रेस आ गया एप्लीकेंट का, डेट आ गई, उसके बाद में एम्प्लॉयर का डेजिग्नेशन आ गया, कंप्लीट एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है। एंडिंग आ गया, क्लोजिंग फ्रेज आ गया, थैंकिंग यू। यहाँ पे अब ट्रूली नहीं लिख के वापस योर्स सिंसियरली और फेथफुली लिखा है। सिर्फ योर्स ट्रूली हम सिर्फ एडिटर को लिखते हैं क्योंकि हम उसके लिए स्ट्रेंजर होते हैं, वो हमें जानता नहीं है। बाकी के जो तीनों पत्र हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट है उनका। फिर सिग्नेचर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एंक्लोज्ड सीवी और रिज्यूमे, यानी कि आप जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना सीवी उसके साथ में लगाया है या नहीं लगाया है। अब ये सीवी और रिज्यूमे क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी सीवी और रिज्यूमे का जो लिखने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, वो भी डिफरेंट है। वो अब हम देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है और वो दोनों जो फॉर्मेट है वो कैसे होते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो फर्स्ट फॉर्मेट है जिसको हम सीवी बोल रहे हैं, यानी करिकुलम वेटे बोल रहे हैं, ये सीवी बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें नेम आएगा, एड्रेस आएगा, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा यानी आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी प्रोफाइल आएगी जिसमें आप सारी की सारी अपने बारे में चीज़ें बताएंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आएगी, वर्क एक्सपीरियंस आएगा, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, स्किल्स में कौशल बताएंगे आपको किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट किस में है, आपकी रुचि किस चीज़ में है, और अगर आप किसी का रेफरेंस लेके आए हैं तो उसका एक रेफरेंस का जो लेटर होगा वो इसके पीछे एनक्लोज होगा, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट है ये सीवी का फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट और आपको मैं बताती हूँ जो आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट है, वो ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। रिज्यूमे में सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो रिज्यूमे हो या सीवी हो, आपको अपना नाम जो है दोनों में आपको बहुत बोल्ड मोटे मोटे अक्षरों में और कैपिटल लेटर में लिखना होता है। और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 2 तरह के एड्रेस पूछे गए हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस। दोनों एड्रेस पूछे हैं। यहाँ पे नेम आ गया सबसे पहले, फिर आपका ईमेल आ गया, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आ गया, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे भी है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे भी है। यानी अगर देखें तो ये 2 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट एड्रेस का ये वाला है, परमानेंट एड्रेस का ये वाला है। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उसके बारे में आप बताएंगे। एजुकेशन, आपकी शिक्षा के बारे में आप बताएंगे, और शिक्षा में भी आप अपने जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा आपके लेटेस्ट एजुकेशन आपने प्राप्त करी है वो बताएंगे। फिर आपका अनुभव, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, ऑनर्स यानी अगर आपको कोई भी सम्मान अभी तक प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में बताएंगे। फिर आपका स्किल्स एंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये रिज्यूमे का फॉर्मेट है, और इससे पहले वाला जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था वो आपका सीवी का फॉर्मेट था। ये रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका सीवी का फॉर्मेट है। तो ये दोनों फॉर्मेट अलग अलग हैं। अब इनसे संबंधित कुछ हम लेटर्स भी मैं आपको 1-2 बता देती हूँ। और ये स्टार्टिंग में जो हम कवरिंग लेटर होता है ये उसका फॉर्मेट है, क्योंकि हमने इसमें देखा कि नीचे हमने क्या लिखा हुआ है लास्ट में, सीवी एंड रिज्यूमे। तो फर्स्ट नंबर पे आप इस लेटर को लिखेंगे,
और उस लगाएंगे। उसके बाद में आप CV और रिज्यूमे में से दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपकी मांगी है, डिमांड की है, वो आप उसमें उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक लेटर लिया है। यू आर राकेश और रानी, you have read an advertisement in the Rajasthan Patrika for the post of cashier in HDFC Bank, Dholpur. Write an application to the manager personal with your CV और resume. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस बारे में वो लेटर है। तो यहाँ पे जब एडवर्टीज़मेंट का जो जिक्र हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो एक एडवर्टीज़मेंट क्या होता है कि आप जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। तो उन विज्ञापनों के साथ साथ में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक पन्ने के ऊपर लिखी हुई थी किन किन चीज़ों के लिए डिमांड की गई है। विज्ञापन दिया जाता है, किसी को नौकरी चाहिए उसके लिए, किसी के घर पे कोई बाई की आवश्यकता है तो उसके लिए भी विज्ञापन देते हैं, कोई टीचर के लिए। तो ये विज्ञापन होता है एडवर्टीज़मेंट। तो ये आपको राजस्थान पत्रिका में एक विज्ञापन आया और उसमें लिखा था कि HDFC बैंक को एक कैशियर की पोस्ट के लिए किसी की ज़रूरत है, अगर कोई काबिल हो उसके लिए तो वो अप्लाई कर सकता है, और ये धौलपुर का है। तो आपको लेटर लिखना किसको है, ये आपको मैनेजर को लेटर लिखना है। और पर्सनल CV और रिज्यूमे दोनों में से कोई सी भी चीज़ वो उन्होंने कहा है कि आप CV भी भेज सकते हो, रिज्यूमे भी भेज सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा सिर्फ उसका फॉर्मेट अलग है। तो अब हमने देखा, सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई, फिर द मैनेजर पर्सनल आ गया, HDFC बैंक धौलपुर लिख दिया आपने। सब्जेक्ट में आपने लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। सब्जेक्ट हमेशा 5 से 7 शब्दों में आप मुख्य बात ही लिखेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं लिखनी होती। फिर आपका सैल्यूटेशन आ गया। उसके बाद में, क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट थी तो आप इसमें रेफरेंस देंगे कि किस जगह से आपको पता चला, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में जो आपने विज्ञापन दिया था, इश्तहार दिया था, वो 11/3/2000 मान लीजिए 21 है। फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर आई अप्लाई फॉर द सेम हेयर, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप अपने बारे में जो बातें बताएंगे वो यहाँ पे बताएंगे कि आई एम कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ कैशियर, मुझे कैशियर का काम करने का अनुभव भी है। आई एम यंग एंड डायनेमिक, मैं जवान हूँ और बहुत ही अच्छे से प्रभावशाली तरीके से काम करता हूँ। आई एम पॉजिटिव एंड हेल्थी, मेरी सोच जो है वो सकारात्मक है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पद के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। आई एम रेडी टू वर्क एट रीज़नेबल सैलरी, मैं एक सामान्य सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हूँ जो आप ऑफ़र करेंगे। आई विल गिव फुल सेटिस्फैक्शन बाय माई वर्क, मैं अपने काम के द्वारा आपको हमेशा संतुष्ट रखूँगा। एंड बिहेवियर, और मेरा बिहेवियर भी हमेशा आपके प्रति अच्छा रहेगा। माई CV और रिज्यूमे इज़ एनक्लोज्ड हेयर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके देखे जाने के लिए मैं अपना CV या रिज्यूमे जो भी आप लिख रहे हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई विल प्रूव एज एन एसेट इफ़ आई एम अपॉइंटेड हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर आपने मुझे रखा तो आपको इस चीज़ पर गर्व होगा कि मैं एक आपके लिए कीमती वस्तु के रूप में, यानी मैं कीमती व्यक्ति साबित होऊंगा। यानी अगर आपने मुझे रख लिया तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने गलत चयन किया, यानी मैं इतना इम्पोर्टेंट बन जाऊंगा आपके लिए। तो आगे फिर आपने नेक्स्ट लिखा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आपका नाम आ गया। अब यहाँ पर ये आपका जो फर्स्ट जो पन्ना है वो कंप्लीट हो चुका है, और वो क्या था आपका पूरा अपने बारे में जो बायोडाटा जो आप कहते हैं, एक जो आपने पत्र लिखा वो यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो गया एडवर्टीज़मेंट का। उसके बाद में उसका सेकंड पार्ट है ये दूसरे पन्ने पे, जो आप वहाँ पे अपना ये CV या रिज्यूमे लिखेंगे। दोनों को कॉमन करके लिखा है, उसमें नेम लिख दिया, फादर्स नेम आ गया, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, क्वालिफ़िकेशन यानी आपने क्या क्या किया है, आपका अनुभव और रेफरेंस, और नीचे जिनका रेफरेंस दिया है उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आपने दूसरा पन्ना जो उसके साथ में एनक्लोज किया था अपनी एप्लीकेशन के साथ में, अपने पत्र के साथ में, वो ये वाला है। तो इस तरह से हम अपना एडवर्टीज़मेंट के आधार पर जो रेज्यूमे प्रस्तुत करते हैं वो लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं। एक लेटर और देख लेते हैं, ये
राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन विथ करिकुलम विच आई इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। अब ये एक एडवर्टीजमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। इससे क्या आपको एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ने में आसानी रहेगी। ये सेंट्रल कहाँ किसने निकाली है एडवर्टीजमेंट? वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने निकाली है और कोटा की तरह कोटा से ये निकली हुई है और 12 मार्च 2000 मान लीजिए 21 है उस दिन निकली है। अब इसमें इन्होंने क्या मांगा है? एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। एलडीसी के पद के लिए इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है। पे एज पर द ग्रेड, और उस जो ग्रेड होगी उसके हिसाब से एलडीसी की जो पेमेंट होती है वो दी जाएगी। और एज आपकी क्या है? नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, यानी उम्र जो है आपकी वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र का कोई देखेगा तो वो इसके लिए अप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन यानी उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए? वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए और उसे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अब अगर किसी के पास अनुभव नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी के पास कंप्यूटर का ज्ञान भी नहीं है, कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता। तो इससे पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी का पत्र है। ठीक है, तो अब आपने अप्लाई किया तो आपने कैसे लिखा? सबसे पहले आपने अपना सेंटर का एड्रेस आ गया, यानी आपका एड्रेस आ गया, फिर आप डेट आ गई, फिर पद आ गया कि द डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सनल को वो पत्र लिखा गया है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा में लिखा गया है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन आ गया, सैल्यूटेशन के बाद में आपका मुख्य पत्र आ गया कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया 12 मार्च 2021। मान लीजिए कि आपने जो 12 मार्च 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन दिया था, उसके अनुसार आई ऑफर माई सर्विस फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। तो एलडीसी की पोस्ट के लिए मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। माई CV इज इंक्लोज शेयर विद योर काइंड पर्सुअल, और मेरा CV इसके साथ में मैं लगा रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लेटर है। अगर आप इतना भी ये जो पूरा का पूरा याद कर लेते हैं ना कि किस तरह से लिखा जाएगा, डेट टाइम वगैरह डाल के जो भी अगर लेटर आ जाए, तो उसमें आप जो अखबार का नाम होगा वो चेंज कर दीजिएगा, तारीख जो आई होगी वो चेंज कर दीजिएगा, और जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया होगा वो ये 3 चीज़ें चेंज कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे की ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है लेटर को। फिर उसके बाद में आगे लास्ट की लाइन आपको याद करनी है, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई एश्योर यू टू प्रूव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट, कि आप के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कीमती कोई कीमती इंसान साबित होऊंगा, और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपका नाम, और एक लास्ट पॉइंट आप ये लिखना पड़ता है पीछे की एंक्लोज्ड क्या है, यानी CV को हमने साथ में संलग्न किया है। अब ये पत्र यहीं ख़त्म हो जाता है, आपको जो लेटर है ये यहीं ख़त्म हो गया। अब ये जो CV है ये आपका नेक्स्ट पेज पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर उसमें जगह है दी हुई है, कोई कॉलम इस तरह का फॉर्म है तो उसमें इनक्लोज कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा CV जो है वो अलग से दिया जाता है। तो उसमें आपने सेकंड जो पन्ना है उसमें आपका नेम आ गया, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन है तो मोबाइल नंबर, ईमेल, क्वालिफ़िकेशन यानी आपने पढ़ाई में क्या क्या कर रखा है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, स्किल्स यानी कौशल, जैसे इन्होंने क्या है कि लैंग्वेज नॉन की मुझे भाषाएं आती हैं इंग्लिश और हिंदी, और अनुभव में इन्होंने लिखा है कि 2 साल का अनुभव है मुझे एलडीसी का, और मैंने राजस्थान टेक्सटाइल जयपुर में एलडीसी का काम किया है। क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बताया है कि मैंने 2 सन भी लिखा है कि इस सन में डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से, BSc करी PCM मैथ से, और 70% मेरे नाम है यहाँ पे मार्क्स हैं, और यहाँ पे आपका जीमेल एड्रेस आ गया, यहाँ टेलीफोन नंबर, पूरा कंप्लीट आप लिखेंगे। उसके बाद में आपकी रुचियाँ, इंटरेस्ट क्या है, यानी स्किल के बाद में इंटरेस्ट आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, और रेफरेंस अगर आप किसी के द्वारा रेफरेंस करके किया है, किसी ने आपको रेफ़र किया है, तो सिफारिश ही जो पत्र बोलते हैं वो होता है। तो फिर आप बता सकते हैं कि इन्होंने मुझे इस जगह के बारे में या आपके पास भेजा है अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टीज़मेंट। तो वो आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कि अगर आप मेरे बारे में कुछ पूछना चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस लेटर कैसे लिखा जाना है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाना है। अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रिज्यूमे के साथ आप अपना किस तरह से पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे, और रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका एडिटर को पत्र है वो कैसे लिखा जाना है। तो
काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को समझ में आती हो चीज़ें तो आप फटाफट अब कंप्यूटर पे आपके क्लास में ना येस टाइप कर दीजिए, और जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपको लगता है कि कैसा मैंने पढ़ाया, उसके बारे में आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए, और बीच बीच में ना लाइक भी करते रहिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चे ध्यान दे रहे हैं और उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मैंने एक और आप लोगों के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी है कि आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जो एप्लीकेशन है, इसका जो टॉपिक है, इसमें ये कहा गया है कि आपको एक मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर, मैनेजर पर्सनल भी लिख सकते थे आप, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कि आपको बैंक के मैनेजर को ये लिखना है कि उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी थी अखबार में कि उनके बैंक में एक कैशियर की आवश्यकता है, तो आप उस कैशियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको किस तरह से वो जो फर्स्ट जो पन्ना जो मैंने आपको बताया है फॉर्मेट, यानी आपकी जो एप्लीकेशन लगानी है वो ये है। रेज्यूमे के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अपना रेज्यूमे कैसे लिखना है। तो आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल जानबूझ के लिखा है कि मान लीजिए अगर कोई एड्रेस दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये एक एप्लीकेशन आई है जॉब के लिए, वो आप किसी भी लेटर में, चाहे वो ऑफिशियल हो, बिजनेस हो, अगर कहीं एड्रेस दे ही नहीं रखा सेंडर का एड्रेस, तो इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सेंडर के एड्रेस में आप अपने पते की जगह पे, या जो वहाँ पे पता नहीं दे रखा है उसकी जगह आप एक एग्जामिनेशन हॉल भी लिख देंगे, तो ये सेंडर्स एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आपने लिखा 3 सेंडर्स एड्रेस हो गया, फिर आपका सेकंड नंबर पर डेट हो गई। एक चीज़ और, ये जो सारे लेटर्स हैं इनमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी आप, ये आपको मैंने 12 पॉइंट्स बताए हैं ना, सेंडर्स एड्रेस, डेट, पूरा का पूरा जो पूरा फॉर्मेट समझाया है, उसमें हर एक चीज़ के बाद में आपको एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ताकि आपका जो लेटर है वो दिखने में बढ़िया सुंदर लगे और किसी भी तरह का हौच पौच उसमें नहीं आए। जैसे मान लीजिए आपने पहले जब सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर आप एक लाइन छोड़िए, फिर आप उसमें डेट डालिए, फिर आप एक लाइन छोड़िए, फिर आप पूरा एड्रेस एक साथ लिखिए। ऐसा नहीं है कि एड्रेस को भी आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे, जो पोस्ट है वो लिखेंगे साथ में, और जो पूरा एड्रेस है ये पूरा का पूरा, यानी पहला ये लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर ये लिखी, फिर अब आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप अपना उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे इस लेटर के अंदर हमारा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आपने लिख दिया डियर सर इन अब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है बाकी के लेटर्स में और इसमें ये है कि इसके अंदर आपको टू द पॉइंट लिखना है। एक फिक्स लैंग्वेज है जो आप याद कर लीजिए, इसी लेटर से याद कर लीजिएगा, इसी के अंदर फिट कर देना जो भी आपका अगर इस तरह का जॉब एप्लीकेशन आता है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, कि आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था उसके रिस्पॉन्स में, यानी उसके जवाब में, इन पत्रिका डेटेड कब दिया था आपने, मतलब मैं, आपने जो मेरे को एक एडवर्टीजमेंट निकाली उसके जवाब में मैं अपना रिज्यूमे आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जो आपने इतनी तारीख को निकाली थी इस न्यूज़पेपर में, ये पूरी बात इसमें लिखी हुई है। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन पत्रिका डेट 28 जून 2021, यानी कि पत्रिका में जो आपने एक विज्ञापन दिया था, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, उस विज्ञापन को 20 जून 2021 को दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर की पोस्ट के लिए जो आपने एक विज्ञापन दिया था। आई सबमिट माई कैंडिडेचर, माई कैंडिडेचर यानी मैं अपने उस पोस्ट के लिए अपनी एक दावेदारी पेश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये आप मुझे दे सकते हैं, ये कैशियर की पोस्ट, अगर आप मुझे इसके लिए काबिल समझें तो। फॉर द सेम, यानी इसी पोस्ट के लिए मैं अपना आपको रिज्यूमे प्रस्तुत कर रहा हूँ। माई रिज्यूमे इज एनक्लोज्ड, यानी पहला आपका ये फॉर्मेट वाली एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद में आपने साथ में लिख दिया कि मेरा रिज्यूमे भी इसके साथ में संलग्न है, ठीक है, हो गया कंप्लीट। फिर आप लास्ट में जो क्लोजिंग फ्रेज लिखेंगे वो भी आप याद कर लीजिए, हर जॉब एप्लीकेशन में आप यही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए। इफ आई एम गिवन अ चांस टू, अगर मुझे ये मौका दिया जाता है, फिर लिखेंगे आप कॉमा, आई प्रॉमिस टू सर्व योर कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, यानी मैं बहुत मन लगा के काम करूंगा, बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली, मैंने एक नाम लिखा है ऐसे एक मोहन कुमार। तो इस तरह से आपको अपनी जॉब की एप्लीकेशन जो है उसके लिए अप्लाई करना है। सपोज कर लीजिए हम इसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर मान लीजिए एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आई है कि वहाँ पर एक स्कूल के अंदर एक अटेंडेंट की आवश्यकता है, फीमेल अटेंडेंट की, और
उसके लिए उन्होंने रेज्यूमे या एप्लीकेशन मांगी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है, जो अगर सेंटर एड्रेस है तो वो लिखेंगे। यहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, क्योंकि स्कूल की प्रिंसिपल ने मांगी है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल और वहाँ जो स्कूल का नाम होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके डेट आ जाए, डेट ऊपर आ गई, यहाँ पे आपका जिसको आप भेज रहे हैं उसका पता आ गया। फिर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल अटेंडेंट। फिर डियर सर या डियर मैडम जो भी हो प्रिंसिपल, उसके हिसाब से। फिर आप यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, इन पत्रिका की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मान लो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है तो सिर्फ ये पत्रिका की जगह दैनिक भास्कर आपको चेंज करना है, और डेट जो भी हो, जिस तारीख का वो अखबार हो वो चेंज करना है। यानी आपको सिर्फ ये 2 चीजें ही चेंज करनी पड़ेंगी, अखबार का नाम और तारीख। और पोस्ट किस पोस्ट के लिए है, तो जो पोस्ट के लिए, ये 3 चीजें बदलते ही ये सेम टू सेम लेटर ही आपका वहां पे भी काम आ जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए आपको एक कॉलेज लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपने कॉलेज के जो विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने रेज्यूमे मांगा है, और आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं और आप वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहला जो आपका जो इनक्लोजिंग लेटर होगा वो यही होगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगी, यहाँ पे वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर आ गया, मान लो जयपुर के वाइस चांसलर है वो, तो सब्जेक्ट आ जाएगा फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन दी कॉलेज या फिर प्रोफेसर इन दी कॉलेज। जिस चीज़ की भी वो पोस्ट के लिए वो रिज्यूमे है मांग रहे हैं वो आप यहाँ भर देंगे। पूरा का पूरा ये सेम रहेगा कि आपने जो विज्ञापन दिया है, अखबार का नाम जो भी होगा वो, मान लीजिए पत्रिका है तो पत्रिका लिख दिया, डेट मान लीजिए उन्होंने 22 अप्रैल को निकाली है तो 22 अप्रैल 2021, पोस्ट यहाँ पे वो आ जाएगी आपकी इंग्लिश लेक्चरर या प्रोफेसर की पोस्ट है तो वो लिख दीजिए। जिस पोस्ट के जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है ना, पोस्ट ऑफ, तो वो ही सेम टू सेम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यही सेम लैंग्वेज रह जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ आपका नाम बदलेगा, जो भी आपका नाम है वो मैंने ऐसे लिखा है मोहन कुमार, आप अपना इसमें नाम लिखेंगे, यानी इसमें आपको फिट कर देना। ये पूरा का पूरा आपका जॉब एप्लीकेशन तैयार है। और रेज्यूमे का जो है वो आपको मैंने पहले ही बताया कि दोनों में से कोई भी आप याद कर लीजिए, चाहे आप सीवी वाला पैटर्न याद कर लीजिए, चाहे रेज्यूमे वाला पैटर्न याद कर लीजिए। उसमें भी 5-6 पॉइंट्स हैं, वो एक फॉर्मेट है, वो भी मैं भी आपको दोनों का एक बार भेज दूंगी, तो उसमें से आप कॉपी करके अच्छे से याद कर पाएंगे। अब आप मुझे ये लिखेंगे सब लोग टाइप करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। एक बहुत बढ़िया जो पोर्शन है हमारे 12th क्लास की ग्रामर का, वो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना बिजनेस लेटर में, ना ऑफिशियल लेटर में, ना ही जॉब फॉर एप्लीकेशन में, और ना ही लेटर टू एडिटर में। लेटर टू एडिटर जो हमने पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि एक फिक्स लैंग्वेज होती है कि आपके अखबार के द्वारा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक फिक्स लैंग्वेज है। वो सारा का सारा फॉर्मेट टाइप में मैं आपको 2-4, जैसे मैंने कल आप लोगों को भेजे थे कुछ लेटर्स ऑफिशियल, वैसे ही जॉब के भी भेज दूंगी, और कुछ इनविटेशन, जॉब इनविटेशन का भी भेज दूंगी, और जो दूसरा हमने एडवर्टीजमेंट का जो पूरा फॉर्मेट है वो भी मैं आपको उसमें अभी अपलोड कर दूंगी। और जो इश्यूज हैं जो आप एडिटर को लिखने वाले हैं, जो उसके बारे में भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेटर्स समझाते हुए उसमें मैं भी एनक्लोज कर दूंगी आपके इसी क्लास के अंदर, तो आप उनसे देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ ये बात कि आपके जून में ही एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर जिस तरह से अभी स्थितियों में सुधार हो रहा है और अभी स्कूल्स भी खुल जाएंगे, तो सभी लोग जब स्कूल जाने लग जाएंगे, टीचर्स तो फटाफट, गवर्नमेंट का यही रहेगा कि अगर स्थितियां सुधर रही हैं तो वो एग्जाम जरूर कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। और अभी आज वाली मीटिंग में भी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि जो भी गाइडलाइन आएगी वो बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन परीक्षाएं कराई जरूर जाएंगी। तो आप ये मान लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि 15 जून के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो सिर्फ 15 दिन का है, 15 दिन का भी अब टाइम नहीं है, 10-11 दिन मान लीजिए आप कि 10-11 दिन में अगर आप ये 12th क्लास की ग्रामर भी मैं आपकी पूरी कंप्लीट करा दूँ तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप लोग जो मेरे वीडियोस हैं उनसे अपने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी क्लास के सारे चैप्टर्स मैंने उसमें पढ़ाए हुए हैं। ग्रामर पोर्शन रहा हुआ था जो मैं भी करवा रही हूँ। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो 10th में पढ़ते हैं तो 10th की 1 बजे डेली क्लास होती है, उसमें वो लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग भी अगर चाहें तो जब ग्रामर की क्लास होगी तो उसको भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। अभी तो मैं उनकी बुक करवा रही हूँ गोल्डन रेस, कल से स्टार्ट हो जाएगी, रेजोल्यूशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ।
तो आप लोग बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्योंकि क्या होता है कि टीचर अगर अभी जैसे स्टूडेंट्स अगर मेरे सामने क्लास में बैठे होते तो मैं उनसे पूछती और उनका रिस्पॉन्स मैं देख पाती, बट व्हेन आई एम ऑन दिस मोबाइल प्लेटफॉर्म या फिर online platform, I cannot see that how many students are watching and what are their expressions after my class. So I want to get feedback from you, and that could be possible if you will comment in the comment box that how do you feel, do you like my classes, or extra if you want to learn or study something from my side, how can I help you to enhance your marks in your English subject. तो वो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ और जानने से पहले कहूँगी कि हर बच्चा जो है कम से कम 2-2 बच्चों को आज ज़रूर शेयर करेगा क्लास देखने के बाद में कि आज हमने ये क्लास अटेंड करी और आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और आके इस क्लास को अटेंड करें। चलती हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।